वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू दिस चैनल, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सब लोग। सो होप यू गाइज आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। एंड अब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फिजिक्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और चैप्टर का नाम है थर्मोडाइनमिक्स। इट्स वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन साइंस। लोग इसका एक डिटेल लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सबसे पहले एक को इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि क्या होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ठंड में जब भी व्हेन वी फील कोल्ड, हम लोग अपने हाथ ऐसे रब करते हैं, ऐसे रब करते हैं तो क्या होता है, आवर हैंड गेट वार्म, गर्म हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, जब हम लोग रब कर रहे हैं हाथ को ऐसा, तो ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हाथ गर्म हो जाते हैं। तो क्या अगर हम लोग हाथ पे अगर हीट सप्लाई करते हैं इसको, तो क्या अपने आप ही ऐसे मूव करने लगेंगे। इस डेली लाइफ में तो ऐसा नहीं देखा गया। इसी तरह एक कॉफ़ी कुछ भी कप में पोर करते हैं, कोई भी एब्जॉर्ब करती है या लूज़ करती है, जो भी करती है वो धीरे धीरे अपने आप ठंडी हो जाती है। गर्म चाय या कॉफ़ी जब हम लोग रख देते हैं निकाल के सराउंडिंग में, तो वो अपने आप धीरे धीरे ठंडी हो जाती है थोड़ी देर में टाइम के साथ। तो ऐसा क्यों होता है, वाइट कूल्स डाउन। ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो जब हमने उसको रखा गर्म कॉफ़ी को या गर्म चाय को, तो थोड़ी देर बाद और गर्म हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और कोई भी आइस क्यूब है, जब हम लोग फ्रिज में से या रेफ्रिजरेटर में से कोई भी आइस निकाल के आते हैं, तो वो आइस क्यूब समय के साथ अपने आप मेल्ट क्यों कर जाती है। क्या हम लोग कोई पानी रखेंगे तो क्या पानी अपने आप फ्रीज हो जाएगा। जब अपने आप रखा हुआ पानी फ्रीज नहीं हो रहा है तो वो आइस क्यूब क्यों मेल्ट हो गई। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस एंड थर्मोडायनेमिक्स इसी सब क्वेश्चन का आंसर करती है। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये हुआ। अभी क्वेश्चन अगर आएगा कहीं तो हम ये लाइन लिख कर आएंगे, ठीक है। जो अब नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये है कि थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल्स क्या हैं। इसको जब स्टडी करेंगे तो स्टार्टिंग जब हम लोग इसकी स्टडी करेंगे तो हम लोग किस किस क्वांटिटी से डील करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स है वो एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है। उसमें जो हमारे वेरिएबल्स रहेंगे वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब एक्सेट्रा ये सब चीज़ें रहेंगे। इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। मैक्रोस्कोपिक मतलब जिनको हम लोग एक सिस्टम की तरह कंसिडर करके उसके बाद इनकी वैल्यूज़ लेंगे। इनकी वैल्यूज़ को एक सिस्टम की तरह, एक पूरे होल सिस्टम को कंसिडर करेंगे। उनके बाद उस सिस्टम को कंसिडर करने के बाद उसके बाद इसको कैलकुलेट किया जाता है। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल में हम लोग फंडामेंटल लेवल पर मॉलिक्यूल्स और एटम्स के लेवल पर नहीं जाते हैं। तो अब हम लोग मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसको देखते हैं एक बार जल्दी से। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब एटॉमिक डायमेंशंस पे होती है, एटॉमिक डायमेंशन पे, मॉलिक्यूलर डायमेंशन पे। जब हम लोग एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम, वेलोसिटी, पोजीशन, इन सब की बात करते हैं, क्योंकि अब एक मॉलिक्यूल, वो सब तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हर एक मॉलिक्यूल के अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, मोमेंटम होगा, हर एक का अलग अलग मोमेंटम होगा, पोजीशन होगी। तो इन सब को एक साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए एक अलग से ब्रांच है, उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। उसमें हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके चीज़ों को समझते हैं। पर जो थर्मोडायनेमिक्स में है उसमें हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की स्टडी करते हैं, मतलब सिस्टम की ऐसा बल्क स्टडी करते हैं। जैसे कि जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सब चीज़ों को जब मेनी मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके उनसे जो कंबाइन एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उस पूरे को ऐसा बल्क में स्टडी कर रहे हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इसी सबको मैक्रोस्कोपिक चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीज़ों को जिसको कि हम लोग नॉर्मल अपने ह्यूमन सेंस से परसीव कर सकते हैं, नॉर्मल सेंस से। क्योंकि एटॉमिक डायमेंशन को तो हम लोग परसीव नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं अपने नॉर्मल सेंस से, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। इट डील्स विथ बल्क सिस्टम। तो ये तो था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या हैं, और ये जो साइंस है वो कौन मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या चीज़ होते हैं, जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कि
जिनको हम लोग मेज़र करते हैं और जिनसे हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। ये सब भी होते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिससे कि क्वेश्चंस बनेंगे वो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो लेट्स टॉक अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, वो क्या होता है, जब कोई भी चीज़ मैकेनिक्स में जब हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो हो, जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है, जो नेट टॉर्क है वो जीरो हो, जब उसके ऊपर साथ जो जितनी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं उन सबको जब हम लोग नेट फोर्स लेते हैं, जब हम लोग वेक्टर से याद करते थे, इसका सब बैलेंस करते थे सब तरफ से, और उसके बाद जब नेट एक्सटर्नल फोर्स इसकी जीरो आती थी तब हम लोग कहते थे कि कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह जब रोटेशनल मैकेनिक्स की बात होती थी, रोटेशनल डायनेमिक्स में, तो हम लोग देखते थे कि उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है बॉडी के ऊपर वो नेट टॉर्क जीरो आ रहा है कि नहीं। पर थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसमें जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स कांस्टेंट विथ टाइम अगर होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे तो उन सब को बोलते हैं, तो बोलेंगे कि सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे जो हमारा प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अगर ये सब जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि कोई भी सिस्टम है वो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल हमारा जो कोई सिस्टम है, मान लो लेट्स सपोज दिस इज़ आवर सिस्टम, एंड ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा। अच्छा, ये अगर मान लो कि ये एक जो सिस्टम है उसके किनारे जो बाउंड्री है वो एक इंसुलेटेड बाउंड्री है, ठीक है। ये हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। इस सराउंडिंग के ऊपर कितना टेम्परेचर है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, एनर्जी है, ये क्या है, ये सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर है, इसका इस सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है। जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स लगी हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग वॉल है। तो ये सिस्टम है वो सराउंडिंग से कम्प्लीटली आइसोलेट है। तो अब इस सिस्टम के अंदर का कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर है, कोई वॉल्यूम है और कोई टेम्परेचर है, तो ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। क्या ये सिस्टम हमारे इक्विलिब्रियम में होगा? ये हमारा एक नॉर्मल तो एक सिस्टम है, तो ये अब सराउंडिंग से कम्प्लीटली आइसोलेट है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा? तो ये हमारे इक्विलिब्रियम में होगा क्योंकि इसका जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है वो चेंज नहीं कर रहा है, वो सब टाइम के साथ कांस्टेंट है, टाइम के साथ बदल नहीं रहे हैं। इसका टेम्परेचर जो है ये इंसुलेटेड है, पूरा आइसोलेट है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ भी हो, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, लेट्स सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है और इसके अंदर का टेम्परेचर 350 केल्विन है, तो ये तो अपना 350 केल्विन है ही है, कोई मतलब नहीं है कि ये कुछ एक्सचेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम के ये तीनों पैरामीटर हैं, तीनों वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट है, यहाँ टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए ये सिस्टम जो है हमारा वो थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सिस्टम है, ये बाहर से सराउंडिंग से कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, ठीक है, ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, इस पर एडियाबैटिक वॉल्स लगी हैं इसकी बाउंड्रीज पे। इज इट क्लियर? अब ये सिस्टम ए है और ये एक बी है, ठीक है। ये जो एक सिस्टम है, मान लो कोई कंटेनर है, वो आपस में इनके बीच में, ए और बी के बीच में भी है एक यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल है, इंसुलेटेड वॉल है, इसलिए ए और बी आइसोलेट है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कम्प्लीटली आइसोलेट है सराउंडिंग से भी, और ए बी से भी कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। तो अब ये जो ए सिस्टम है और बी सिस्टम है, क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? इसका टेम्परेचर है
400 केल्विन और इसका टेम्परेचर है 350 केल्विन और बाहर का टेम्परेचर है 300 केल्विन। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 300 केल्विन, इसके अंदर का टेम्परेचर है 350 केल्विन, इसके अंदर का टेम्परेचर है 400 केल्विन और इसका प्रेशर है PA, वॉल्यूम है VA, इसका B का प्रेशर है PB, वॉल्यूम है VB। तो अब ये हमें बताना है कि क्या A और B है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आंसर क्या है? आंसर है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ऑल्दो इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अलग है, पर ये अभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल है वो एडियाबैटिक वॉल है, वो इंसुलेटिंग वॉल है, ये सिस्टम आइसोलेटेड है, तो इसमें से कोई भी हीट ट्रांसफ़र, कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसका जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसके जो पैरामीटर हैं वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। अब इसका टेम्परेचर 400 केल्विन है, अब इसे 1 घंटे बाद भी इसका टेम्परेचर 400 केल्विन ही रहेगा। यहाँ पे इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे कि अब इस पे सिस्टम वही है, ये बाहर से आइसोलेटेड है, बाहर से सराउंडिंग से वो कम्प्लीटली आइसोलेट है, पर जो अब अंदर इसकी जो वॉल है वो अब एडियाबैटिक वॉल नहीं है, अब ये नॉर्मल कंडक्टिंग वॉल है, डायाथर्मिक वॉल है। तो अब जो वॉल है इसकी वो डायाथर्मिक वॉल है। तो अब हमें बताना है कि अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्या। तो अब हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्या? अभी स्टार्टिंग में ही इनिशियल स्टेट पे ही क्या ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है? बाहर से तो ये आइसोलेटेड है, शर्ट वॉल्यूम टेम्परेचर अभी भी सेम है, तो क्या अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? आंसर है नहीं, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसकी जो वॉल्स हैं, अंदर की वॉल, सराउंडिंग के साथ तो कोई हीट नहीं एक्सचेंज होगा क्योंकि अभी भी आइसोलेटेड है वो सराउंडिंग से, तो इस टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर। पर क्योंकि अंदर की वॉल डायाथर्मिक है, तो अब ये और ये टेम्परेचर, जब तक ये दोनों टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक हीट का फ्लो होगा। ठीक है, इज़ इट क्लियर? इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो अब जो हमारा कॉमन टेम्परेचर आएगा, जब तक ये दोनों का टेम्परेचर 400 + 350/2 नहीं हो जाता तब तक इसमें से हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी। वॉल डायाथर्मिक है, तो अब ये हीट का एनर्जी को एक्सचेंज करना अलाउ करेगी, तो अब इसमें से हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? अभी देखो स्टार्टिंग में ये, क्योंकि ये वॉल डायाथर्मिक है तो ये 400 केल्विन है, ये 350 केल्विन है। अब टेम्परेचर जो है क्या है, इसका ज़्यादा इसका कम है, तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। तो अब ये हीट एनर्जी एक्सचेंज होगी इसमें से, और टेम्परेचर जब हमारा 375 केल्विन हो जाएगा, ये 400 केल्विन है, ये 350 केल्विन है, जब ये टेम्परेचर दोनों हीट एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से, और जब दोनों का टेम्परेचर 375 हो जाएगा, तब जाके सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो अब ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अब कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा हीट एनर्जी का, क्योंकि दोनों अब सेम टेम्परेचर पे आ गई हैं। तो जब जिस बॉडी का टेम्परेचर हाइयर है उससे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और जिस बॉडी का टेम्परेचर लो पे है उस तक ट्रांसफ़र होगी, और जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तब इसके बीच में कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब देखो, अब ये 375 केल्विन, ये 375 केल्विन, अब ये चेंज नहीं होगा, अब ये कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया है, इसलिए अब हम लोग कहेंगे कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो नॉर्मली हम लोग यही पढ़ते हैं कि जब टेम्परेचर सेम हो जाए तो बॉडी को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पर हमें एक एडियाबैटिक कंडीशन को भी याद रखना है कि जब यहाँ पे वॉल डायाथर्मिक नहीं एडियाबैटिक लगी हुई थी, तब भी हमारा बिना कोई टेम्परेचर चेंज किए, बिना हीट एनर्जी एक्सचेंज किए भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि
तब हमारे पास ये ऑलरेडी इंसुलेटेड था, हमारी ये वाली कंडीशन तब भी सेटिस्फाई हो रही थी कि जो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हैं वो टाइम के साथ कांस्टेंट होने चाहिए, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का किसी बॉडी का टेम्परेचर 300 केल्विन है, वो कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है जिसके थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं, डज नॉट चेंज विथ टाइम। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स डू नॉट चेंज विथ टाइम, जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट है। फिर ये समझ आया ये कॉन्सेप्ट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। नॉर्मली तो हम लोग यही बोलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तब टेम्परेचर जब सेम हो जाए तब बोलेंगे, पर हमें एक एडियाबेटिक की कंडीशन भी याद रखनी है। तो हम लोग जनरल तौर पे ये याद रख सकते हैं कि एक टेम्परेचर बड़ा फैक्टर है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है, टेम्परेचर जब सेम हो जा रहा है बॉडी का, तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव हो रही है इन केस ऑफ कंडक्टिंग वॉल। तो देखो हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम को ऐसे समझ सकते हैं, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, इसके बीच में डायथर्मिक वॉल है और ये बाहर से सराउंडिंग से आइसोलेटेड, इसको बना नहीं रहे हैं पर ये सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, इसके बीच में डायथर्मिक वॉल है। इसका टेम्परेचर जब हम लोग कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो टेम्परेचर ऑफ बी से ज़्यादा है, लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर 500 केल्विन है और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो जब इस सिस्टम को कंडक्टिंग वॉल से लगाया गया है तो इसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से वाइब्रेशन कर रहे होंगे। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, तेज़ी से वाइब्रेशन कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो रहा होगा। जो एटम्स हैं एटॉमिक लेवल पर अगर देखें तो जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत तेज़ वाइब्रेट कर रहे होंगे, और यहाँ के क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स उनका वाइब्रेशन स्लो होगा, वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे होंगे, और यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वो काफ़ी तेज़ होगा। ऑलराइट, इनका वाइब्रेशन स्लो होगा। तो जैसे ही यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल होगी तो यहाँ पे जब एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो क्या होगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो ये जो हायर वाइब्रेशन का है, ज़्यादा वाइब्रेशन है, वो जब इसके साथ कम वाइब्रेशन के साथ कोलाइड करेगा, कम वाइब्रेशन वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, तो ये अपनी एनर्जी, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा। इससे क्या होगा कि इसका वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगा, और क्योंकि ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिया है तो इसका वाइब्रेशन, इसकी जो एनर्जी थी वो थोड़ी डिक्रीज़ करेगी। तो ये 500 केल्विन का है, जहाँ इनका वाइब्रेशन तेज़ है, जब कोलाइड करके एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका वाइब्रेशन इतना हो जाएगा और इसका थोड़ा बढ़ के इसका भी इतना हो जाएगा। तो क्या होगा, जो ओवरऑल जो हम लोग को एक कॉमन टेम्परेचर मिलेगा वो होगा 400 केल्विन, जो कि इस वाइब्रेशन को डिनोट कर रहा है, इस वाले को, और ये छोटा वाला है 300 केल्विन, ठीक है, इसका छोटा है, और ये 500 केल्विन ये बड़ा, ठीक है, इसका ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशन हो रहा है। छोटे वाले से कोलाइड करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो ये दोनों, इसका ज़्यादा था तो इसका कम हो जाएगा, इसका कम था इसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिली है, तो दोनों जब बराबर आ जाएंगे तो हमें मिलेगी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ने देखा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सब समझ आ गया होगा, और कुछ अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बिलो। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, एंड तब तक के लिए पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो एंड प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट गाइज, सो बाय बाय। और समझ आया हो तो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।